जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने बैच शुरू कर दिए हैं और कल हमने हिस्ट्री को डिफाइन किया था, डिस्कस किया था हिस्ट्री के सिलेबस को। और आज हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे। पॉलिटी या संविधान के का जो सिलेबस है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि हिस्ट्री में हम क्या क्या हमें पढ़ना है, पॉलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है। ऐसे ही जब हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे, जब हम साइंस शुरू करेंगे, जब हम इकोनॉमी शुरू करेंगे, तब उसका आपको पहले सिलेबस डिस्कस कर दिया जाएगा ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं जो हम इस बैच में कवर करेंगे। क्लियर? तो अगर आप कंप्लीट बैच में एनरोल होते हो तो उसके लिए 4000 फीस है। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर, मेरा हिस्ट्री केवल वीक है, मेरा केवल पॉलिटी वीक है, मेरा केवल साइंस वीक है, या मैं केवल इकोनॉमी में एनरोल होना चाहता हूं या चाहती हूं, व्हाट एवर भावनाएं समझे, तब आपको पर सब्जेक्ट 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। राइट? तो 1000 पर सब्जेक्ट है। और अगर आप कंप्लीट जीएस में एनरोल होना चाहते हैं तो उसका फीस 4000 है। राइट? और अगर आप रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो केवल 2000 रुपए में सभी सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, चाहे पेन ड्राइव लेना चाहें और चाहे आप डायरेक्ट देखना चाहें सिस्टम में, कंप्यूटर में, मोबाइल में। ओके, चलिए। तो अब हम पॉलिटी पर आते हैं, हम लोग राज व्यवस्था पर आते हैं, सिविक्स पर आते हैं, संविधान पर आते हैं। और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं जो हम कवर करेंगे, जो हम आपको आसान बनाएंगे। तो हिस्ट्री तो बहुत टफ है, लेकिन पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हमारे गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे आपकी तरह इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतना किताबी ज्ञान उनको नहीं है, लेकिन उनको इतना अनुभव है कि उनको पूरा पॉलिटी के बारे में पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, व्यवहारिक नॉलेज है। 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही उनको ये भी पता है। भावनाएं समझे आप? क्लियर? इंदिरा गांधी ने क्या गलती करी, क्यों चुनाव हार गई, क्यों कांग्रेस चुनाव हारी, वो गांव वालों को पता है, हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोगों को पता है। जबकि उनको ज्यादा किताबी ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको उनका इतना अनुभव है कि उनके पास में व्यवहारिक ज्ञान है कि इंदिरा गांधी को क्यों इमरजेंसी लगानी पड़ी, वो सब उनको नॉलेज है। क्लियर? तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजेदार सब्जेक्ट है पॉलिटी। और बीइंग ए इंडियन सिटीजन, हम सभी को अपने संविधान की जानकारी होनी चाहिए, हमारे देश की राज व्यवस्था के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें कल को नरेंद्र मोदी नहीं बनना है, हमें राहुल गांधी नहीं बनना है, लेकिन अगर कल को मन ही आ जाए कि नहीं हमें भी लोकसभा का चुनाव लड़ना है, हमें भी विधानसभा का चुनाव लड़ना है, हमें भी डीडीसी बीडीसी का चुनाव लड़ना है, हमें भी प्रधानी, सरपंच या फिर मुखिया का चुनाव लड़ना है, तो कम से कम आपको व्यवहारिक नॉलेज तो होना चाहिए। कम से कम आप न लड़े, किसी को लड़ा ही रहे हैं, ओके, किसी का सपोर्ट ही कर रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपको जब नॉलेज होगा तब ना आप कमियां और उसकी बारीकियां आपको पता होंगी, नहीं तो फिर 4 वोट भी आपका कैंडिडेट पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो हम तो कहेंगे बीइंग ए इंडियन, सबको भारत की राज व्यवस्था, पॉलिटी, सिविक्स आना चाहिए। अब आपके सिलेबस में ये पॉलिटी संविधान है, तो भाई आपको तो उसकी बारीकी पता होनी चाहिए। तो क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या टॉपिक हैं जो इस सब्जेक्ट में कवर किए जाते हैं, बहुत ही आसानी से हम समझते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, चलिए। अब पहला टॉपिक देखिए आप, ऐसा नहीं है कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग इंडेक्स दिया गया है, सारे यही इंडेक्स होंगे, लेकिन उनका ना जो ऑर्डर होगा, जो सीक्वेंस होगा, वो अलग हो सकता है। तो अलग हो जाने से आपको जरा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टॉपिक यही सब होंगे। तो बहुत सारे टीचर हैं पॉलिटी प्रियम्बल, प्रस्तावना से शुरू करते हैं, बहुत संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से शुरू करते हैं। क्लियर? और कुछ लोग राज्य देश से शुरू करते हैं। तो चाहे जो टॉपिक जहां से शुरू करे, फाइनली पॉलिटी समझ में आनी चाहिए, संविधान शुरू आना चाहिए कंप्लीट। तो देखिए हम एकदम शुरू से पॉलिटी शुरू कर रहे हैं या पॉलिटी शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय संविधान और उसकी विशेषताएं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स। क्लियर? जिसमें हम लोग देखेंगे अपने संविधान के बारे में, आपको
पूरी एक समझ विकसित हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी संविधान के कैरेक्टर्स को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टर्स को लेकर, राइट। कुछ कमियां भी हैं और कुछ बहुत सारी अच्छाइयां हैं, तो वो अच्छाइयां और कुछ कमियां भी पता चल जाएंगी और फिर एक अच्छी पकड़ आपकी संविधान पे बन जाएगी। फिर आप चाहे लक्ष्मीकांत पढ़िए, डीडी बसु पढ़िए, बृजकिशोर शर्मा पढ़िए, बी.एन. एक्ट पढ़िए, आपको सारी किताबें बहुत ही आसानी से समझ में आने लगेंगी, राइट। दूसरा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये अपना दूसरा टॉपिक होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर जो हमारी संविधान सभा होगी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी, जिसने हमारा अपना संविधान बनाया है, तो वो पूरा वहां तक हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। ऐसा नहीं कि कैबिनेट मिशन आई, उसके रिकमेंडेशन के बाद डायरेक्ट अपना संविधान बन गया, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि, इसका बैकग्राउंड बहुत पुराना है। तो जो जो एक्ट, जो जो अधिनियम इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन सारी अधिनियमों को हम लोग इसमें पढ़ते हैं, राइट, संवैधानिक विकास में। तीसरा टॉपिक है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स स्टेट और टेरिटरीज, यूटीज और स्टेट्स, इंडिया के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं। क्लियर? उन 8 यूटीज के बारे में भी पढ़ेंगे, 28 राज्यों के बारे में पढ़ेंगे और इन्हीं को मिलाकर भारत बनता है। ओके, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोग डिटेल में थर्ड टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। देन आफ्टर पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग और अनुसूची पढ़ेंगे। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और मेरे पास तो व्हाट्सएप पे लगातार मैसेज आते रहते हैं। आपको भी कोई डाउट है और आप चाहते हैं क्लियर करना, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत एक रिपीटेड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पार्ट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में भाग की संख्या बताइए। तो मोस्टली लोग बताते हैं कि संविधान में भाग कितने हैं, 22। तो भाई ये मूल भाग हैं। जब अपना संविधान बना ना, जब अपना संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के कंप्लीट हो गया। उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। तो वो बहुत पुरानी कहानी है। लाहौर अधिवेशन 26 जनवरी 1930 से हम लोग आजादी मनाते चले आ रहे थे। तो 26 जनवरी की डेट इंपॉर्टेंट थी, इसी की इंपॉर्टेंस को देखते हुए संविधान सभा ने 2 महीने बाद संविधान लागू करने का निर्णय लिया। तो 22 मूल भाग थे, लेकिन इसमें 3 भाग जुड़ गए। तो आज की डेट में वर्तमान में भाग कितने संविधान में, 25 है। इसी प्रकार से अनुसूची, भाई अनुसूची कितनी थी, पहले अनुसूची कितनी थी, 8 थी, बाद में 4 जुड़ी, तो अब कितनी हो गई, 12 हो गई। तो अगर पूछे मूल अनुसूचियों की संख्या 8, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12। तो इस प्रकार के जितने भी डाउट्स हैं वो सब टॉपिक में हम लोग क्लियर करते चले जाएंगे, राइट। देन आफ्टर नागरिकता, सिटीजनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नागरिकता, सिटीजनशिप, और इसको लेकर भी बहुत ज्यादा डाउट है बच्चों के अंदर। क्लियर? वो डाउट्स भी हम लोग क्लियर करेंगे और एक एक पॉइंट हम लोग समझते हुए चलेंगे। उसमें डाउट हो जाता है ना कि भारत की सरहद में, भारत की सीमा में जन्म लेने वाला बच्चा भारतीय होता है। अब ऐसा नहीं कि कोई विदेशी कपल है वो भारत में आ गया, किसी 28 राज्य 8 यूटी में है और जन्म होता है बच्चे का, यहाँ पर घटना होती है, तो बच्चा भारतीय नहीं होगा। पॉइंट शुड बी नोटेड। अगर उसके मदर या फादर में से कोई भारतीय है, देन चाइल्ड विल बी इंडियन, अदरवाइज वो इंडियन नहीं होगा। ऐसे ही हमारे केस में है कि हमारे माता पिता दोनों भारतीय थे, हमारा भारत में जन्म हुआ, भारत की सीमा में जन्म हुआ, हम भारतीय हो गए, बिना कोई इफ एंड बट के स्टैम्प मोहर लग गई, भारतीय नागरिकता हमें मिल गई जन्म से, बाई बर्थ। लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स बाहर चले जाएं, हम आप कल को पेरेंट्स बनेंगे, तो हम बाहर चले जाएं और इंडिया से बाहर सिंगापुर में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, वहां अगर बच्चे का जन्म होता है, तो भाई भारत की सरहद में तो बच्चे का जन्म नहीं हुआ, तो क्या बच्चा भारतीय होगा कि अमेरिकी हो जाएगा, सिंगापुर का हो जाएगा? नहीं,
अब हमने पैदा किया है तो हमारे बच्चा है, भावनाएं समझें आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत की सीमा में जन्म लेने पर बच्चा भारतीय होता है, लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स इंडिया के बाहर जाते हैं और वहां घटना होती है तब भी बच्चा भारतीय रहेगा। क्लियर? क्योंकि मम्मी पापा दोनों क्या है, भारतीय हैं, अगर एक भी होगा तब भी भारतीय बच्चा रहेगा। अब इसके अलावा आप किसी भी देश में हो जाए जन्म, अगर मम्मी पापा दोनों भारतीय हैं या एक है तो भारतीय बच्चा रहेगा, चाहे वो मंगल और चंद्रमा पे क्यों ना जन्म हो। इतना क्लियर में मैंने आपको डिफाइन कर दिया। इसी तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा और पढ़ाता हूं। यही प्यार आप लोगों का मिलता रहे, ऐसे ही प्यार, और हम एक दिन इतिहास रचेंगे, है ना। आगे फिर देन नेक्स्ट टॉपिक इज दैट फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य बहुत मजेदार टॉपिक है। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर हमें सजा मिलती है, लेकिन मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर, फंडामेंटल ड्यूटी के उल्लंघन पर हमें सजा नहीं मिलती है। बीइंग अ पेरेंट्स हमारा ये फर्ज है कि हम अपने 6 से 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा से वंचित ना करें, हम उसको शिक्षा दें, हम उसको शिक्षित करें, हम उसको स्कूल जाने दे। लेकिन अगर हम उसको स्कूल नहीं जाने देते हैं तो हमको कोई फांसी पे नहीं लटका देगा, क्योंकि बीइंग अ इंडियन हमारा ये फर्ज बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको शिक्षा दें, राइट। तो लोगों को अपने अधिकार तो पता है कि भाई हमारे मूल अधिकार सरकार कम कर रही है, सीमित कर रही है, खत्म कर रही है, हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। हमारा मूल अधिकार सरकार कम कर रही है, सीमित कर रही है, फंडामेंटल राइट्स को, ड्यूटीज को, हम आर्टिकल 226 के तहत, 226 के तहत हम हाई कोर्ट चले जाएंगे। ये लोगों को अधिकार अपने पता है, लेकिन अब लोगों को अपने कर्तव्य नहीं पता है। तो आपको कर्तव्य भी पता होना चाहिए और अधिकार भी पता होना चाहिए। आपको बीइंग अ इंडियन पॉलिटी पढ़ने के कारण, एक भारतीय होने के नाते आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए, ताकि कोई आपके अधिकारों का एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके, शोषण ना कर सके, राइट। लेकिन आपको अपनी ड्यूटीज भी पता होनी चाहिए कि बीइंग इंडियन, भारतीय होने के नाते, संविधान पढ़ने के नाते आपका भी कुछ ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है, फर्ज है, उत्तरदायित्व तो है इंडियन होने के नाते, वो ड्यूटी भी आपको अपनी पता होनी चाहिए। लोगों को अधिकार पता है, अधिकारों का हनन हुआ बस तुरंत आंदोलन करने लगते हैं, लेकिन ड्यूटी को नहीं फॉलो करते, उसके लिए फिर शर्मिंदगी नहीं महसूस करते। तो आपको अपनी ड्यूटी भी फॉलो करनी चाहिए, राइट। फर्ज भी कुछ होते हैं, जैसे सामान्यतया जीवन की बात करें, व्यवहारिक जीवन की बात करें, तो हम पढ़ाई करते, हमारे पिताजी 1 महीना लेट हो गए, 10 दिन लेट हो गए, फिर मतलब पैसा हमको नहीं भेज पाए, तो हम अपने पिताजी से नाराज हो जाते हैं, माताजी से नाराज हो जाते हैं, बड़े भाई से नाराज हो जाते हैं कि लेट कैसे कर दिए, मैं शहर में कैसे रह रहा हूं, पता है तुम्हें, तुम्हें अपने अधिकार नहीं पता है, फर्ज नहीं पता है। तो भैया तुम्हारे भी तो कुछ फर्ज हैं, 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, तैयारी कर रहे हो, अभी तक कोई सिलेक्शन नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अब अपने माता पिता और अपने भाई की सेवा करिए आप, कि पूरा जीवन बेचारा बूढ़ा हो गया तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते, अभी भी तुम्हें पढ़ाता रहे, तुम्हारा भी तो फर्ज है कि कुछ अपने पिता की सेवा करिए आप, उसको ये आत्मबल दीजिए कि नहीं पिताजी मेरी गवर्नमेंट सर्विस हो गई, अब बताओ कितना तुम्हें चाहिए, कौन गाड़ी तुम्हें चाहिए। समझ में आया? तो आप अपनी भी ड्यूटी समझिए, जैसे एक परिवार के नाते आपकी एक ड्यूटी होती है अपने परिवार के लोगों के लिए, वैसे एक देश का नागरिक होने के नाते आपके पास में कुछ ड्यूटीज हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है, लेकिन यहां पर एक आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए, बीइंग अ इंडियन। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट, तो हम लोग इसमें पार्लियामेंट भी पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे। आपको पता होगा देश का जो कानून होता है, जो कानून बनता है, वो कहां से बनता है? संसद से ही बनता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको होमवर्क में दे रहा हूं कि क्या संसद के बनाए कानून को हमारे जो कोर्ट हैं, हमारी जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो खत्म कर सकती है? और दूसरा होमवर्क कि क्या जुडिशरी या न्यायपालिका के बनाए कामों को हमारी संसद खत्म कर सकती है? 2 होमवर्क है, ध्यान देना, बहुत टफ है, दोनों हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट।
अगला स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे देश में संसद होती है वैसे ही राज्यों में स्टेट लेजिस्लेचर होता है, विधानमंडल होता है। और जैसे देश का कानून संसद बनाती है वैसे ही राज्यों का कानून विधानमंडल बनाता है। तो विधानमंडल भी संसद की तरह बाई कैमरल होता है, द्विसदनीय होता है। लेकिन मात्र कुछ राज्यों में ही, केवल 6 राज्यों में ही हमारा जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है, बाई कैमरल है। नहीं तो सब में 22 राज्य में क्या है, एक सदनीय है। मतलब यहां पर केवल विधानसभा ही होती है। क्या होती है, केवल विधानसभा ही होती है। तो विधानमंडल को ज्यादा विधानसभा के नाम से जाना जाता है, फेमस है। लेकिन विधानसभा इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानमंडल का पार्ट है, स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर? लोग समझते हैं एक ही है, एक नहीं है। जैसे संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब 6 राज्य हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जहां पर विधान परिषद भी होती है। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। अब चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, इसमें आप देखोगे स्टेट लेवल की पार्टी, नेशनल पार्टीज बड़ा रोल निभाती हैं, है ना। तो नेशनल पार्टीज कैसे बनती हैं, क्या क्राइटेरिया है, स्टेट पार्टीज कैसे बनती हैं, रजिस्टर्ड पार्टी कैसे बनती हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी जल्दी में आपको पता होगा कि दावेदारी पेश करी है आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के सामने कि मुझे क्या करिए, आप नेशनल पार्टी का दर्जा दीजिए। तो जिस प्रकार से इसके वोट परसेंटेज बढ़े हैं, जिस प्रकार से 3-4 राज्यों में इसके एमपी एमएलए बढ़े हैं, 100% है। इलेक्शन कमीशन को, आम आदमी पार्टी को 9वीं नेशनल पार्टी अनाउंस करना पड़ेगा। तो एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी के बाद में आम आदमी पार्टी 9वीं ऐसी पार्टी होगी जो नेशनल पार्टी के क्राइटेरिया में आएगी। तो हम लोग पढ़ेंगे जुडिशरी। अच्छा, स्टेट लेजिस्लेचर के बाद लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। तो जैसे आप देखते होंगे हमारे देश का सबसे ताकतवर पावरफुल आदमी पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर। राज्यों का सबसे ताकतवर आदमी होता है चीफ मिनिस्टर राज्यों का। ऐसे ही ग्राम सभा लेवल पे, विलेज लेवल पे सबसे ताकतवर आदमी होता है प्रधान, सरपंच, मुखिया। तो जो सरपंच होता है, मुखिया होता है, वो भी अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं मानता है गांव लेवल पे। क्लियर? तो बहुत आसान चुनाव नहीं है, ध्यान देना। लोग धन बल सब लगा देते हैं सरपंच का चुनाव जीतने के लिए। क्लियर? तो स्थानीय चुनाव में, स्थानीय सरकार में, हम शहरों की बात करें तो यहाँ पर वार्ड मेंबर का चुनाव होता है, निगम पार्षद का। और गांव में बीडीसी, डीडीसी, सरपंची वगैरह का चुनाव होता है। राइट? तो ये सब भी हम पढ़ेंगे। अगला जुडिशरी, न्यायपालिका, जिसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ेंगे, हाई कोर्ट भी पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी पढ़ेंगे। अब हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं और क्लास में डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन इंडिया राइट नाउ। भारत में कितने जिला न्यायालय हैं, कितनी कचहरी हैं। क्लियर? क्योंकि ये स्टेट लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं, और स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट और नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट होता है। पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। तो जुडिशरी जो होती है वो हमारे संविधान का एक कवच होती, रक्षा, प्रोटेक्शन देती है हमारे संविधान को। अगर जुडिशरी ना हो तो सरकार तो कानून बना बना के पूरा संविधान ही चेंज कर दें। ओके? तो जुडिशरी का एक बड़ा रोल होता है। अगला इंपॉर्टेंट कमीशन, कमेटी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट कमीशन है, कमेटी है, वर्डिक्ट है, जिनको हमें इसमें सिलेबस में रखा गया है, जिनको हमें पॉलिटी या संविधान में पढ़ना पड़ता है। क्लियर? जिसमें एक बहुत बड़ा केस सुना होगा आपने, केशवानंद भारती वर्सेज केरल स्टेट। क्लियर? साहबानो केस आपने सुना होगा। तो ये सब ऐसे केस हैं जो हिस्टोरिकल केस रहे, जिनका जजमेंट आने के बाद में भारत में एक क्रांति आ गई। तो हम लोग पढ़ेंगे आज तक भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा जजों की बेंच किस केस में बनी है। ओके? तो जनरली जो जजों की बेंच होती है ऑड नंबर होती है, ताकि एक रिजल्ट आप सके। और ये होमवर्क याद रखना, फिर हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे कि आज तक किसी भी केस की सुनवाई में सबसे बड़े जजों की बेंच कौन से केस में बनी, या जजों की संख्या क्या थी, और जो रिजल्ट आया वो कितने रेशियो से आया। राइट? अगला फिर सेकेंड लास्ट जो टॉपिक है, इसमें हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे। अब 400 के करीब
आपको पता होगा आर्टिकल्स हैं। अब सारे आर्टिकल तो हमें याद नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जिन पर हमें पकड़ बना लेनी है, समझ विकसित कर लेनी है, और वही आर्टिकल्स एग्जाम में आते हैं। वो आर्टिकल अगर आपने पढ़ लिया तो फिर आपसे पॉइंट कोई है ही नहीं जो आपसे छूट जाए, राइट। और देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान, आपको पता होगा संविधान में हमारे समय समय पर संशोधन भी होते गए। हमारा संविधान अमेरिका की तरह बहुत कठोर नहीं है, क्लियर, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, लचीलापन भी है, और हमारी सरकारें इसी फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाती हैं और अपने मन मुताबिक क्या करती रहती हैं, अमेंडमेंट करती रहती हैं। तो 105 के करीब अमेंडमेंट हो चुके हैं। सारे अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ अमेंडमेंट है संशोधन जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स को लेकर, तो उनको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि एक भी प्रश्न एग्जाम हमारी क्लास से बाहर ना आए और हर एक प्रश्न पर हमारी पकड़ हो। ये हमारा पूरा कहीं ना कहीं कमिटमेंट रहेगा, डेडिकेशन रहेगा, और जो बरसों का एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। बस शर्त ये है कि आप भी एकदम हमारे साथ लग जाइए तैयारी में। तो अब एक दिन की भी देरी मत करिए, आपको हिस्ट्री पॉलिटी ये दोनों मैं पढ़ाऊंगा, और दोनों मैंने आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया। तो अब 3 दिन हिस्ट्री चलेगा, 3 दिन पॉलिटी चलेगा। डाउट सेशन हम लोग संडे को रखेंगे। तो इस बीच में अगर आप रिकॉर्डिंग एडमिशन लिया, रिकॉर्डिंग आपने परचेज करी या लाइव सेशन, उसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट है तो संडे में आपका डाउट और मेरा आंसर, ओके। इस तरीके से जीएस जैसे फोबिया पर हम कमांड करेंगे। तो आप जल्दी से एडमिशन ले लीजिए।